गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और कैसे हैं आप? आई होप कि सब अच्छे ही होंगे। आज मैं आपके सामने जेईई मेंस 2020 का पेपर सॉल्व करूंगी जो 2020 मेंस में क्वेश्चंस आए हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड। फाइन। सो फर्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम इन K2O, K2O2 एंड KO2 रिस्पेक्टिवली इज। 3 पोटेशियम के कंपाउंड्स गिवन हैं। आपको पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है कि इन तीनों में क्या होगी। लेट्स फाइंड आउट। K2O में देखें ज़रा, K2O गिवन है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो हम मान के चलते हैं कि 0 चार्ज रहेगा उसके ऊपर। 2 पोटेशियम एटम्स हैं तो 2x ऑक्सीजन इज -2, जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है ऑक्सीजन की, हम उनसे -2 लेके चलते हैं तो x हो गया आपका +1। इसे सॉल्व करेंगे तो ये +1 आएगा। नेक्स्ट है K2O2 ना, K2 में 2 पोटेशियम मीन्स 2x एंड 2 ऑक्सीजन इट मीन्स 2 × -2 is equals to 0 because whole compound is neutral. 2x - 4 is equals to 0, so x is equals to +2. सॉल्व करेंगे तो +2 आंसर आएगा। नेक्स्ट इज दी KO2। अब KO2 में अगेन x is unknown that you have to find out. O2 है अगेन 2 × -2 that is equals to 0. Again the whole compound is neutral. Then x - 4 is equals to 0 और x is equals to +4। यानी कि तीनों कंपाउंड में हमने पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली। पहले में +1, सेकंड में +2, थर्ड में +4। तो ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है, सेकंड भी रॉन्ग है, थर्ड है +1 +2 +4। यस, +1 +2 +4 रिस्पेक्टिवली हमने निकाल दी। तो करेक्ट ऑप्शन आपको जाएगा सी। सी इज द राइट आंसर। Second question is in comparison to zeolite process for the removal of permanent hardness, the synthetic resin method is what? कि अगर हम जियोलाइट प्रोसेस का कंपैरिजन करें सिंथेटिक रेसिन मेथड से तो उसमें हम क्या कंपैरिजन कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है, 4 ऑप्शंस गिवन है आपको कि अगर मुझे जियोलाइट प्रोसेस की जगह सिंथेटिक रेसिन मेथड यूज़ करना है तो मैं क्यों यूज़ करना मुझे। फाइन, तो ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट बोल रहा है कि मुझे सिंथेटिक रेसिन मेथड इसलिए यूज़ करना चाहिए बिकॉज इट इज़ लेस एफिशिएंट एज इट एक्सचेंज ओनली एनायंस। कंपैरिजन कर रहे हैं हम। सेकेंड बोल रहा है इन कंपेरिजन टू zeolite process that the synthetic resin method is more efficient at it exchange only cations, less efficient as the resin cannot be regenerated, and more efficient as it can exchange both cations and anions. तो zeolite process is basically these are aluminium silicates। तो जो आपका जियोलाइट प्रोसेस है वाटर में से परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने के लिए जियोलाइट के थ्रू हम ओनली केटायंस को ही निकाल सकते हैं या केटायंस एक्सचेंज करा सकते हैं, वाटर से केटायंस का रिमूवल करा सकते हैं। बट सिंथेटिक मेथड के अंदर क्या है, इसके कंपैरिजन में हम केटायन एज वेल एज एनायन दोनों को ही आप एक्सचेंज करा सकते हैं। तो इट मीन्स अगर दोनों ही एक्सचेंज हो सकते हैं सिंथेटिक रेजिन मेथड में तो ये आपका मोर एफिशिएंट होगा एज कम्पेयर टू दी जियोलाइट मेथड। सो the synthetic resin method is more efficient as it can exchange both cations and anions, which is the D option. So answer is the D. A भी नहीं होगा आंसर because यहाँ लिखा है it is less efficient as it can exchange only anions, more efficient it can exchange only cations but it can exchange cation as well as anion. Third is less efficient as the resins cannot be regenerated. This is wrong. So answer is 4. That where synthetic resin method is more efficient and it can exchange both cation as well as anion. So answer is 4. Next question is the relative strength of interionic or intermolecular forces in decreasing order. आपको इंटरमोलिकुलर और इंटरआयनिक फोर्सेस को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है और आपको आयन डाइपोल आयन डाइपोल डाइपोल गिवन है। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर कोई आयन ही आपको गिवन है तो आयन और आयन के बीच में इंटरेक्शन हमेशा ज़्यादा रहेगा बिकॉज पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो उनमें इंटरेक्शन या फोर्स अट्रैक्शन हमेशा जो है या हम बोल सकते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा रहेंगी अगर 2 स्पीशीज आयन्स हैं। और अगर एक आयन है दूसरा डाइपोल है मीन्स पोलर मॉलिक्यूल है और उसका डाइपोल है और दूसरा आयन है तो उसमें इंटरेक्शन आयन थोड़े से कम रहेगी। थर्ड, अगर मैं आयन कंसिडर ही नहीं करती, दोनों ही पोलर मॉलिक्यूल के डाइपोल्स कंसिडर करूँ देन उसके अंदर आपके इंटरेक्शंस थोड़े से आयन डाइपोल से कम रहेंगे। तो इट मीन सबसे ज़्यादा जो इंटरेक्शन रहेगा वो किस में रहेगा, आयन में। सपोज इफ आई कंसिडर 1 पॉजिटिव चार्ज 1 नेगेटिव चार्ज एंड अ डाइपोल ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव, तो 2 आयन्स के बीच में मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्ट आपके बेसिकली कांटेक्ट में है। एक जगह पॉजिटिव चार्ज है और एक डाइपोल है, पोलर मॉलिक्यूल का डाइपोल है जो बेसिकली पोलर मॉलिक्यूल है तो न्यूट्रल ही, बट क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से उसमें चार्जेस जनरेट हो गए हैं, थे नहीं जनरेट हो गए हैं ड्यू टू दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रॉपर्टी।
फाइन। और ये हमने जो उठाया है आयन, पूरा का पूरा आयन ही लिया, मीन्स इसमें चार्ज तो है ही है, परमानेंट चार्ज है इसमें। देन नेक्स्ट आपका दो पोल्स हो गए, डाइपोल्स हो गए। तो ऑब्वियसली बात है कि दो इंडिपेंडेंट चार्जेस अगर हम ले रहे हैं, दो अलग अलग आयन्स ले रहे हैं, तो उसमें इंटरेक्शन ज्यादा होगी, देन उससे थोड़ी कम आयन डाइपोल में होगी और उससे कम डाइपोल डाइपोल में। तो आंसर आपका देखते हैं क्या है। ए में बोल रहा है कि आयन डाइपोल में सबसे ज्यादा इंटरेक्शन है, गलत है ये। सेकेंड में बोल रहा है आयन आयन में ज्यादा है, ठीक है। देन आयन डाइपोल में, बिल्कुल ठीक है, मीन सबसे ज्यादा आयन आयन में है, उससे कम आयन डाइपोल में है और उससे कम डाइपोल डाइपोल में है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका जाएगा बी। तो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इट इज गिवन दैट द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, आपको बताना है द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 5 एंड द स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज बेसिकली प्लस हाफ। तो कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड है इस क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 5 से, और उसमें स्पिन क्या होना चाहिए, प्लस हाफ। देखो हमें क्योंकि ऑर्बिटल्स पूछे हैं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं पूछे, इलेक्ट्रॉन्स पूछे होते तो हम इस चीज़ को देखते कि उसका इलेक्ट्रॉन्स वही हो जिसमें प्लस हाफ स्पिन हो, बट हमें क्योंकि ऑर्बिटल्स पूछे हैं तो हम सीधा ऑर्बिटल्स देखेंगे। अगर आप n इज इक्वल टू 5 ले रहे हैं, दैट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो इसमें एज इन लिटिल क्वांटम नंबर पॉसिबल होगा 0 1 2 3 एंड 4। 5 है 1 2 3 4 5। 0 इज बेसिकली s p d f एंड g। तो 0 एक ऑर्बिटल s में रहता है, p में 3 ऑर्बिटल जाते हैं, d में 5, f में 7, सिमिलरली g में जाएंगे 9। तो आप सबको ऐड करेंगे तो आंसर जाएगा आपका 25। और सबसे इजी तरीका, ये सारे ऑर्बिटल्स हैं आपके, इससे और भी इजी मेथड है। अगर आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने हैं और आपको n वैल्यू गिवन है दैट इज इक्वल टू 5, तो n स्क्वायर इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, इट मीन्स 5 मल्टीप्लाई 5 दैट इज इक्वल टू 25। तो यहाँ पे 25 ऑर्बिटल्स आपके होंगे। और अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं टोटल कितने आ सकते हैं, तो फॉर्मूला हो जाएगा 2n स्क्वायर, तो 50 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा 25, क्योंकि आपको पूछा है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद द क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 5 having the spin magnetic number is plus half, so answer is 25। so ऑप्शन देखते हैं, a में 11 रॉन्ग है, b 25, c 50, d 15, so correct option is b, is 25। next question is the increasing order of pKb for the following compounds will be what। 3 compounds आपको given है, नाइट्रोजन के NH2Cl डबल बॉन्ड CH, B एक साइक्लिक कंपाउंड है, C आपको बेसिकली सेकेंडरी अमीन गिवन है। आपको बताना है कि pKb इंक्रीजिंग ऑर्डर कौन सा करेक्ट होगा 4 ऑप्शन में से। देखो pKb वैल्यू आपकी जो है ये डिसोसिएशन कांस्टेंट का बेसिकली आप बोल सकते हैं कि ये pKb वैल्यू आपको ये बताती है कि कौन सा जो बेस है वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा या वीक होगा। तो pKb वैल्यू जिसकी जितनी ज़्यादा कम होगी, जितनी ज़्यादा pKb वैल्यू कम होगी वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, जितनी ज़्यादा pKb वैल्यू होगी उतना लेस वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा या वीक बेस होगा बेसिकली। सो अब हमें ये बताना है कि इन तीनों में से, क्योंकि हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pKb बताना है, तो हमें देखना है कि सबसे ज़्यादा pKb वैल्यू किसकी है या सबसे कम किसकी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि सबसे कम किसकी होगी, मीन सबसे स्ट्रॉन्ग अमीन कौन सा होगा। तो हम अगर ए ऑप्शन देखें तो यहाँ पे NH2 है तो प्राइमरी, लेकिन यहाँ जो NH है ये जो बेसिकली ये NH2 आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये NH आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो गई है, तो यानी कि नाइट्रोजन की बेसिसिटी डिक्रीज हो गई है। दूसरी बात यह कि ये जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस में आपका स्ट्रक्चर बना सकता है, नाइट्रोजन के साथ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर देगा। तो यानी कि अगेन NH2 का लोन पेयर रेजोनेंस में इंक्लूड हो गया, तो इट मीन्स अभी NH2 जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन था, अब ये लोन पेयर भी ज़्यादा डोनेशन में आगे नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये रेजोनेंस में इंक्लूड हो गया है। बी ऑप्शन देखें तो बी में भी सेम यही चीज़ है कि यहाँ पे भी 2 सेकेंडरी sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन है, बट ये जो नाइट्रोजन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो ये जो लोन पेयर है नाइट्रोजन की ये भी आपके रिंग कॉन्जुगेशन में है, ये साइक्लिक कॉन्जुगेशन में आ गए आपके तीनों ही नाइट्रोजन। तो यहाँ तो और भी ज़्यादा कॉन्जुगेशन होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी होगी, तो लोन पेयर्स तो और भी ज़्यादा कॉन्जुगेशन में इंक्लूडेड हो गए। सही ऑप्शन देखें तो आपको ये पूरा जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड सेकेंडरी अमीन गिवन है, जो कि इजीली आपको लोन पेयर डोनेट कर सकता है, और ऊपर से दोनों ही CH3 प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं फॉर दी NH, और लोन पेयर को डोनेट करने की डेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। तो अगर ये जो सेकेंडरी अमीन है, इट मीन्स ये अगर इजीली लोन पेयर दे रहा है, इट इज़ अ गुड बेस, और अगर ये अच्छा बेस है और इजीली लोन पेयर दे रहा है तो इसकी pKb वैल्यू सबसे कम होगी। तो इट इज़ हैविंग द लीस्ट और स्मॉल pKb वैल्यू इन तीनों के कंपैरिजन में।
अब इन दोनों में देखते हैं कि किसकी सबसे ज्यादा पीकेबी वैल्यू होगी, मीन्स कौन सबसे ज्यादा वीक बेस होगा। तो यहाँ पे देखें तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ रेजोनेंस है, यहाँ भी रेजोनेंस है, बट जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा बनेगी वो बी केस में बनेगी, क्योंकि यहाँ पे तीनों नाइट्रोजन आपस में कॉन्जुगेशन में है, और यहाँ पे जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे वो इक्विवेलेंट बन रहे हैं। तो लोन पेयर यहाँ पे दोनों ही नाइट्रोजन के डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है, तो यहाँ पे ये वीक बेस हो गया एज कंपेयर टू दी ए। तो बहुत वीक बेस होने की वजह से इसकी पीकेबी वैल्यू सबसे ज्यादा हो जाएगी, तो इट इज हैविंग द लार्ज पीकेबी वैल्यू, और ए ऑप्शन का मीडियम में जाएगा। तो यानी कि अब हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे कम ज्यादा फिर सबसे ज्यादा। तो सबसे कम पीकेबी वैल्यू किसकी होगी, आपकी सी की होगी, देन ए की होगी, देन सबसे ज्यादा पीकेबी वैल्यू किसकी होगी, बी की। तो यानी कि आपका जो ट्रेंड जाएगा वो ये जाएगा सी ए। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट बोल रहा है बी सी ए, रॉन्ग है। थर्ड है ए बी सी, भी रॉन्ग है। सेकंड है सी ए बी, जो हमारे आंसर से मैच कर रहा है। फोर्थ भी रॉन्ग है, बी ए सी। तो करेक्ट आंसर जाएगा आपका सेकंड। इट मीन्स दी स्ट्रॉन्ग बेस इज सेकेंडरी अमीन, देन उससे थोड़ा वीक हो गया आपका ये ऑप्शन वाला, और सबसे वीक हो गया आपका बी ऑप्शन वाला, क्योंकि उसकी पीकेबी वैल्यू सबसे ज्यादा है। सो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। आपको रिएक्शन गिवन है विद द 4 रिएजेंट्स, आपको बताना है प्रोडक्ट क्या होगा। रिएक्टेंट है हेक्स-3-nal, तो हमें पहले हेक्स-3-nal का स्ट्रक्चर बनाना है। हेक्स-3-n मींस यू हैव टू टेक 6 कार्बन्स, 1 2 3 4 5 6, एंड 3-in मींस थर्ड नंबर पे आपका yn मींस ट्रिपल बॉन्ड है। 1 2 3 थर्ड कार्बन मैंने ट्रिपल बॉन्ड बना दिया, सब में बॉन्ड्स डाल देती हूँ मैं। देन फर्स्ट पे आपका एल्डिहाइड CHO है, मतलब आप यहाँ पे आप CHO लगा दें या यहाँ लगा दें, दोनों ही ठीक है, बिकॉज थर्ड कार्बन यहाँ आएगा, यहाँ 1 2 3 में ये यहीं पे जाएगा आपका CH2। हमने अगर नंबरिंग यहाँ से करी है 1 2 3, देन योर CHO विल कम हेयर, दैट इज CHO। वैसे यहाँ पे CHO लगाते तो गलत नहीं होता, वो एक ही बात थी, पर हमने एक जगह फिक्स कर दिया कि हमने नंबरिंग यहाँ से शुरू करी है। तो सेकेंड कार्बन वाला C जो है ये CH2 हो गया, सिंगल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड C, देन अगेन दिस विल बी CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ पे जो कार्बन है ट्रिपल बॉन्ड वाला, वहाँ हाइड्रोजन नहीं आएंगे बिकॉज इनकी वैलेंसी 4 कंप्लीट हो चुकी है। तो यानी कि जो कंपाउंड बना CHO CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3। तो अब देखते हैं आपको रिएजेंट क्या गिवन है। रिएजेंट पहला है सोडियम बोरोहाइड्राइड विच इज NaBH4। इसका काम है एल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट करना। ये ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड को ऑल्टर नहीं करेगा, तो ट्रिपल डबल जो भी गिवन है वो एज इट इज रहेगा। यानी कि पूरी की पूरी जो आपकी चेन है एज इट इज रहेगी, जहाँ चेंज आएगा इस कार्बन में आएगा, ये CHO से कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH में, CH2 ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3। नेक्स्ट रिएजेंट बोल रहा है PbR3। तो PbR3 यहाँ पे क्या करेगा, रिएक्शन अल्कोहल्स की प्रिपरेशन में गिवन सॉरी ये रिएक्शंस जो है आपकी बेसिकली केमिकल प्रॉपर्टी अल्कोहल की, कि अल्कोहल अगर PbR3 से रिएक्ट करेगा, या फिर हम बोल सकते हैं ये प्रिपरेशन है अल्काइल हैलाइड की, कि अगर आपका अल्कोहल PbR3 की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है तो उसका OH ग्रुप हैलाइड से रिप्लेस हो जाएगा, दैट इज द Br। तो यानी कि अगर आप यहाँ पे PbR3 डालेंगे तो इस जगह पे क्या आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा, Br CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3। तो यानी कि आपका ये कंपाउंड बना। अभी मैं इस कंपाउंड को ऊपर लिख देती है रब करके। जो कंपाउंड बना है आपको बना है Br CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3। अब थर्ड बोल रहा है मैग्नीशियम ईथर। अब इसकी रिएक्शन अगर मैग्नीशियम मेटल से कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर तो ये ग्रिग्नार्ड रीजन वाली रिएक्शन देगा, जिससे ग्रिग्नार्ड रीजन बनता है। यानी कि जो मैग्नीशियम है ये ऑर्गेनो मेटलिक कंपाउंड बनाएगा विद द हाइड्रोकार्बन चेन। तो CH2 यहाँ बन जाएगा Mg Br CH2 और ब्रोमीन के बीच में Mg आ जाएगा CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3। अब एक ये ऑर्गेनो मेटलिक कंपाउंड बन गया है मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम की बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ब्रोमीन और कार्बन दोनों से कम है, तो इट मीन्स ये 2 पॉजिटिव है, ये 1 नेगेटिव चार्ज हो गया। तो कार्बन यहाँ पे वैसे कार्बनायन है, नॉट कार्बन कैटायन, इट इज कार्बनायन, बिकॉज मैग्नीशियम या मेटल है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों से बहुत ही कम है, तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो गया। अब नेक्स्ट बोल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड
CO2 देन H3O पॉजिटिव हाइड्रोलिसिस। देखो होगा क्या, मैं कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर अगर ओपन कर दूं इस तरीके से, तो ये जो नेगेटिव चार्ज कार्बन है ये एज अ न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक करेगा और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डबल बॉन्ड वाली ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगी और आपका जो कंपाउंड बना वो क्या बना, CO नेगेटिव डबल बॉन्ड O CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C H2 CH3। अब क्योंकि हाइड्रोलिसिस गिवन है तो इस नेगेटिव चार्ज की जगह क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। तो यानी कि वो कंपाउंड बना क्या, अब जो कंपाउंड बना है उसको मैं ऊपर लिख देती हूँ अच्छे से COOH, बिकॉज आपका यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3। 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की आपकी चेन बनी है जिसमें एक ट्रिपल बॉन्ड है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। 2 3 4 1 2 3 4 फाइन। तो मैच कर लेते हैं अब आंसर कौन सा जाएगा। अब ए को अगर हम देखें तो ए में तो डबल बॉन्ड है, गलत हो गया क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड तो ऑल्टर ही नहीं होगा। सेकंड में ट्रिपल बॉन्ड है। देखो वैसे अगर हम ऑप्शन देखें, अगर हमें सॉल्व भी ना करना पड़े, हम रिएजेंट्स को देख के या ऑप्शन देख को बता सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड इफेक्ट ही नहीं होगा तो ट्रिपल बॉन्ड एज इट इज ही रहना चाहिए। तो बेसिकली देख के पता लग रहा है कि सी भी गलत है, डी भी गलत है, ऑप्शन तो बी ही जाना चाहिए क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड का तो कोई इफेक्ट ही नहीं कर रहा है। लेकिन अगर फिर भी हमें एक तरीके से सॉल्व करके देखते जो हमारा कंपाउंड आता है वो ट्रिपल बॉन्ड वाला निकलता है, इससे मैच कर लेते हैं कि क्या वो बी है या नहीं है। तो हमने देखा है 7 कार्बन है तो देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 कार्बन है। देन 1 2 3 सॉरी नंबरिंग आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड से शुरू हो गई तो 1 2 3 4 फोर्थ कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड स्टार्ट है। यहाँ भी देख लेते हैं 1 2 3 4, यहाँ जो फोर्थ कार्बन है वहीं से ट्रिपल बॉन्ड स्टार्ट है और टोटल ये 7 कार्बन है तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की चेन है। तो यानी कि आपका जो ऑप्शन जा रहा है करेक्ट हो जाएगा बी। सो बी इज द राइट आंसर। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो जेईई मेंस 2020 जो जनवरी में हुआ था तब ये उसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं। तो ये इसका पार्ट 1 है, इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगी और प्लीज़ तब तक मेरा चैनल देखते रहिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।